भारत को मिला G7 समिट का न्योता, पीएम मोदी करेंगे शिरकत। कनाडा के अल्बर्टा में आयोजित होगा G7 समिट 2025। विश्व बैंक ने भारत में गरीबी की स्थिति को लेकर जारी की रिपोर्ट। देश में एक्सट्रीम पॉवर्टी में तेजी से आई है कमी। 2011 के 27.1% से घटकर 2023 में हो गई है 5.3%। श्रीलंका में मनाया गया पोसोन पोया उत्सव। देश में बौद्ध धर्म के आगमन का है यह पवित्र त्योहार। अहिंसा, दया और एकता जैसे मूल्यों को देता है बढ़ावा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जारी की स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025। भारत बना विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। देश की जनसंख्या हुई 1.46 अरब। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 साल हुए पूरे। प्रसव पूर्व देखभाल और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए काम करता है यह अभियान। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करता है इसका संचालन। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह के नाम पर कर दिया है। सरकार ने 19वीं सदी के राजा भभूत सिंह को सम्मानित करने के लिए यह कदम उठाया है। बता दें कि राजा भभूत सिंह का जन्म पचमढ़ी के हर्राकोट रायखेड़ी शाखा के जागीरदार परिवार में हुआ था। वह गोंड जनजाति के एक प्रमुख राजा थे जिनका राज्य जबलपुर और सतपुड़ा पहाड़ियों तक फैला हुआ था। इन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला अभियान का नेतृत्व किया था। वह स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे की करीबी सहयोगी भी थे। उन्हें अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति के चलते नर्मदा चल का शिवाजी कहा जाता है। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए मद्रास इन्फेंट्री को तैनात किया था और साल 1860 में उनकी हत्या कर दी थी। उनकी विरासत आज भी कोरकू लोक परंपराओं में जीवित है। जानकारी के लिए बता दें कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व दक्कन प्रायद्वीप और मध्य भारत के बायोटिक प्रांत के बायोग्राफिकल क्षेत्र में स्थित है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इस रिजर्व की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो समुद्र तल से 1352 मीटर ऊंची है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में 3 प्रमुख संरक्षित क्षेत्र बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पचमढ़ी अभ्यारण्य शामिल है। पचमढ़ी पठार को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के अल्बर्टा में 15 से 17 जून 2025 तक आयोजित होगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा जाते समय पहले साइप्रस जाएंगे और बाद में क्रोएशिया का दौरा करेंगे। ये दोनों यात्राएं राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। बता दें कि 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी और 1983 में इंदिरा गांधी के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा होगी। भारत साइप्रस और ग्रीस के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में एथेंस की यात्रा की थी, जो 40 वर्षों में ग्रीस जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। साइप्रस और ग्रीस दोनों ही देशों ने आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक साइप्रस ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का साथ दिया है। इनमें यूएनएससी में भारत का चुनाव, भारत अमेरिका परमाणु समझौता, NSG सदस्यता और 1998 के परमाणु परीक्षण शामिल हैं। जानकारी के लिए बता दें कि G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 एक अनौपचारिक मंच है जो इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक साथ लाता है। इसकी स्थापना 1973 के ऊर्जा संकट के जवाब में आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। इस समूह में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। भारत भी G7 के शिखर सम्मेलनों में भाग लेता है लेकिन इसका सदस्य नहीं है। हाल ही में श्रीलंका में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया। यह उत्सव 2000 साल पहले श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बता दें कि पोसोन पोया एक वार्षिक बौद्ध त्योहार है जो जून माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के सम्राट अशोक के पुत्र अहर्त महिंदा द्वारा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत का प्रतीक है, जिन्होंने मिहिंताले में राजा देवानामपियातिस्सा को उपदेश दिया था। इसके बाद श्रीलंका में महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए थे। यह त्योहार पूरे श्रीलंका में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इसका मुख्य समारोह मिहिंताले और अनुराधापुरा में आयोजित किया जाता है, जिनमें हजारों तीर्थयात्री आते हैं और सामुदायिक गतिविधियों जैसे दंसल यानी निःशुल्क भोजन स्टॉल,
लालटेन प्रदर्शन और धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं। ये त्योहार अहिंसा, दया और एकता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है। जानकारी के लिए बता दें कि बौद्ध धर्म एक आध्यात्मिक परंपरा है जिसकी स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में की थी। यह नैतिक जीवन, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से निर्वाण यानी ज्ञान के मार्ग पर जोर देता है। इस धर्म की शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग शामिल है, जो व्यक्तियों को दुख पर काबू पाने के लिए रास्ते दिखाते हैं। भारत में वर्ष 2047 तक गिग वर्कफोर्स बढ़कर 62 मिलियन हो जाएगी। श्रम मंत्रालय के अधीन वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन में ये बातें सामने आई हैं। इस अध्ययन में गिग श्रमिकों पर नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट के अनुमानों का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। वर्तमान में भारत में सृजित सभी नए रोजगारों में इसका योगदान 56% है। वहीं गिग अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी 18% से बढ़कर 36% हो गई है। गिग इकोनॉमी आमतौर पर प्लेटफॉर्म आधारित होती है। गिग वर्कर्स काम खोजने और करने के लिए ऑनलाइन ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, जैसे कि राइड हेलिंग, फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स आदि। गिग अर्थव्यवस्था अधिक लचीलापन, स्वायत्ता, आय के अवसर, कौशल विकास और समावेशन प्रदान कर सकती है। किफायती इंटरनेट और डिवाइस गिग श्रमिकों को रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गौरतलब है कि गिग अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय विविधीकरण भी बढ़ रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत में गिग श्रमिकों के लिए भी कुछ कानून हैं, जैसे वेतन संहिता 2019 के तहत गिग श्रमिकों सहित सभी संगठित और असंगठित क्षेत्रों को एक सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाना चाहिए। हाल ही में स्पेस एक्स रॉकेट में तकनीकी समस्या के कारण एक्सियोम 4 मिशन के प्रक्षेपण में देरी हुई। इस ऐतिहासिक मिशन में अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी के 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। यह मिशन इन अंतरिक्ष यात्रियों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में से 14 दिवसीय वैज्ञानिक मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले गया है। अपनी यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करेंगे। गौरतलब है कि एक्सियोम 4 मिशन नासा, इसरो और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच साझेदारी को बढ़ाएगा। बता दें कि एक्सियोम 4 मिशन के लिए भारत के शुभांशु शुक्ला, पोलैंड के स्लावोज उजनास्की, हंगरी के टिबोर कापू और अमेरिका की पैगी विस्टन सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है। इस मिशन में पैगी विस्टन मिशन कमांडर की भूमिका में है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1984 में राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। बता दें कि इसरो की गगनयान मिशन के लिए भी इनका चयन किया गया है। गगनयान मिशन भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना है। यह 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में ले जाएगा। इस मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में एक महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। हाल ही में चंडीगढ़ में परजीवी ततैया की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इस प्रजाति का नाम है लॉसग्ना ऑक्सीडेंटलिस। लगभग 6 दशकों के बाद भारत में इस वंश के जीव को देखा गया है। वैज्ञानिक पत्रिका ज़ूटास्का में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में इस प्रजाति की खोज का वर्णन किया गया है। यह नमूना एक परजीवी ततैया का है जो परिवार इचनेमोनिडे से संबंधित है। यह समूह अन्य आर्थ्रोपोडा मेजबानों के अंदर या उन पर अंडे देने के लिए जाना जाता है। बता दें कि 1965 के बाद किसी भी भारतीय संस्थान में लॉसग्ना से संबंधित कोई रिकॉर्ड, नमूना या प्रकाशित साहित्य मौजूद नहीं था। लॉसग्ना प्रजाति के एकमात्र मौजूदा नमूने लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की होप कलेक्शन और म्यूनिक के जूलॉजिस्ट स्टैट्समलंग में संरक्षित है। परजीवी ततैया अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए अलग अलग कीटों का इस्तेमाल करते हैं। तितली की तरह उनके जीवन चक्र में भी 4 भाग होते हैं। इन्हें अपने अंडे देने के लिए एक मेजबान कीट की आवश्यकता होती है। परजीवी कीट के अंदर ही अंडे फूटते हैं। लावा मेजबान कीट के शरीर से अपना भोजन समाप्त कर प्यूपा बन जाते हैं। ये प्यूपा कभी कभी मेजबान कीट के बाहर दिखाई देते हैं। वयस्क ततैया निकलकर उड़ जाते हैं और मेजबान कीट मर जाता है। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत में गरीबी की स्थिति को लेकर एक नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अत्यधिक गरीबी में तेजी से कमी आई है। भारत में अत्यधिक गरीबी का अनुपात 2011 के 27.1 से घटकर 2022-23 में 5.3% रह गया है। इस बदलाव में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की एक अहम भूमिका रही है। जहां 2011-12 में इन 5 राज्यों में देश के 65% अत्यधिक गरीब रहते थे। अब इन राज्यों ने गरीबी में कमी के 2/3 हिस्से में योगदान दिया है। वहीं ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में गरीबी में तेजी से कमी आई है। ग्रामीण भारत में अत्यधिक गरीबी दर 18.4% से घटकर 2.8% हो गई है।
और शहरी क्षेत्रों में यह 10.7% से घटकर सिर्फ 1.1% रह गई है। भारत ने बहुआयामी गरीबी के क्षेत्र में भी बड़ा सुधार किया है। 2005 से 6 में देश की 53.8% लोग बहुआयामी गरीबी में थे, जो 2022-23 में गिरकर 15.5% रह गई है। बता दें कि गरीबी रेखा वह आर्थिक सीमा होती है जिसके नीचे व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा आदि पूरी नहीं कर पाता है। इसका उद्देश्य यह पहचानना है कि कौन से लोग गरीबी में रहते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कितनी गंभीर है। नई गरीबी रेखा को विश्व बैंक ने 2021 क्रय शक्ति समता के आधार पर तय किया है। इसके अनुसार $3 प्रति व्यक्ति दैनिक उपभोग को गरीबी की नई रेखा माना गया है। इसका मतलब है कि जिन लोगों की दैनिक आय $3 से कम है उन्हें अत्यधिक गरीबी में रखा जाता है। हाल ही में केंद्र ने राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के विदेशी पहचान पोर्टल के लिए प्रक्रिया को संशोधित किया है। साथ ही केंद्र ने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से आव्रजन वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग प्रणाली के लिए जिलों में उपलब्ध फिंगरप्रिंट स्कैनर का उपयोग करने को कहा है। बता दें कि NAFIS अपराध और अपराधी से संबंधित फिंगरप्रिंट का एक अखिल भारतीय खोज योग्य डेटाबेस है। इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी अपराधियों का फिंगरप्रिंट डेटा एकत्र करना है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वास्तविक समय में 24/7 डेटाबेस से जानकारी अपलोड करने, पता लगाने और पुनर्प्राप्त करने में सक्षम करेगा। इसका प्रबंधन नई दिल्ली स्थित केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा किया जाता है। गौरतलब है कि NAFIS प्रत्येक अपराधी को बायोमेट्रिक्स के आधार पर एक अद्वितीय 10 अंकीय राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर प्रदान करता है। इस विशिष्ट आईडी का उपयोग अपराधी के जीवन भर के लिए किया जाएगा। विभिन्न FIR के तहत दर्ज विभिन्न अपराधों को एक ही राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर से संबंधित घटनाओं के रूप में दर्ज किया जाएगा। पहचान पत्र के पहले 2 अंक उस राज्य का राज्य कोड होंगे जहां अपराधी पंजीकृत है। उसके बाद अनुक्रम संख्या होगी। इसके अलावा भविष्य में फिंगरप्रिंट्स के मिलान के लिए स्टोरेज के रूप में डिजिटल रिकॉर्ड भी जोड़ा जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 जारी की है, जिसका नाम द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या अब 1.46 अरब तक पहुंच गई है, जिससे भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल प्रजनन दर में कमी आई है। अब यह दर 1.9 बच्चे प्रति महिला हो गई है, जो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से कम है। हालांकि अभी देश के कुछ राज्यों में जैसे बिहार 3.0, मेघालय 2.9 और उत्तर प्रदेश 2.7 में यह दर उच्च बनी हुई है। इसके अलावा भारत में हर 3 में से एक वयस्क व्यक्ति अनचाहे गर्भधारण का सामना करता है, जहां 30% लोग अधिक या कम बच्चे पैदा करने की अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं। बता दें कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का मतलब है कि एक महिला को अपने परिवार को बनाए रखने के लिए औसतन 2 बच्चों की जरूरत होती है। इसका अर्थ यह है कि यदि एक महिला 2 बच्चे पैदा करती है तो ये 2 बच्चे उसकी जगह लेंगे और जनसंख्या स्थिर रहेगी। यह दर 2.1 बच्चे प्रति महिला होती है। इसमें एक बच्चा परिवार को आगे बढ़ाने के लिए होता है और दूसरा बच्चे की मृत्यु दर को कवर करने के लिए। ऐसे में यदि किसी देश की प्रजनन दर इस स्तर से नीचे गिरती है तो उसकी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटने लगती है। जानकारी के लिए बता दें कि UNFPA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे 1969 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। यह दुनिया भर में जनसंख्या, प्रजनन, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और महिलाओं के अधिकारों और समानता के मुद्दों पर काम करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने 9 प्रभावशाली वर्ष पूरे किए हैं। जून 2016 में यह कार्यक्रम भारत में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम प्रसव पूर्व देखभाल करने और मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बता दें कि यह कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित है। यह कार्यक्रम मां और बच्चे दोनों के लिए सुरक्षित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था का शीघ्र पता लगाने और प्रबंधन पर केंद्रित है। योजना के तहत उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की डिजिटल माध्यम से निरंतर निगरानी और ट्रैकिंग की जाती है। यह कार्यक्रम हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क, सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करता है। इसके अंतर्गत दूसरी और तीसरी तिमाही में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल पर विशेष जोर दिया जाता है। इस कार्यक्रम का सबसे प्रभावशाली परिणामों में से एक भारत के मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने में इसका योगदान रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 के मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 130 से घटकर वर्ष 2023 में 80 हो गया है, जो 50 अंकों की गिरावट को दर्शाता है। इसकी शुरुआत से लेकर अब तक इस योजना के तहत 6.19 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच की जा चुकी है, जिनमें से कई ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों से है। तो आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। G7 शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
इसका आयोजन कनाडा के अल्बर्टा में किया जाएगा। 2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 3. भारत G7 समूह का सदस्य है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पोसोन पोया उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह उत्सव 2000 साल पहले श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन का प्रतीक है। 2. यह हर साल जून माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। 3. इसका मुख्य समारोह मिहिंताले और अनुराधापुरा में आयोजित किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, लॉसंगना ऑक्सीडेंटलिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ततैया परजीवी की एक नई प्रजाति का नाम है। 2. यह इचने मोनिडे परिवार से संबंधित है। 3. इन्हें अपने अंडे देने के लिए एक मेजबान कीट की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी शुरुआत जून 2016 में की गई थी। 2. यह प्रसव पूर्व देखभाल करने और मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए काम करता है। 3. इसका नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे विश्व बैंक ने जारी किया है। 2. इसका शीर्षक द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस है। 3. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर में कमी आई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। बीते दिनों भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया है। गौरतलब है कि यह नियुक्ति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य अजय नारायण झा के व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देने के बाद की गई है। टी रविशंकर की नियुक्ति 31 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगी, जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देता। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अरविंद पनगड़िया कर रहे थे। यह आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्षीय अवधि के लिए अपनी सिफारिशें 31 अक्टूबर 2025 तक प्रस्तुत करेगा। हाल ही में भारतीय सेना का एक दल मंगोलिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 में भाग लेने के लिए मंगोलिया पहुंच चुका है। यह अभ्यास मंगोलिया के 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया जाएगा। इसमें भारतीय सेना के अरुणाचल स्काउट्स की एक बटालियन भाग ले रही है। इस अभ्यास का उद्देश्य शांति अभियानों में भाग लेने वाली सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता बढ़ाना और संयुक्त संचालन क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। इसमें 16 देशों की सेनाएं शामिल होंगी, जो संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित होती है। बीते दिनों भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं ने उत्तरी अरब सागर में एक संयुक्त समुद्री अभ्यास PASSEX 2025 आयोजित किया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS तबर ब्रिटेन की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ शामिल हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय और रॉयल नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। इसमें संयुक्त संचालन, युद्धाभ्यास और सामरिक समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रक्षा कूटनीति को मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही भारत ब्रिटेन 2030 रोड मैप लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा। बीते दिनों विश्व महासागर दिवस के अवसर पर मोनाको मरीन कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। बता दें कि हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में भारत की ओर से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हुए। डॉक्टर सिंह ने इस कार्यक्रम में भारत की ब्लू इकोनॉमी के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर 2 बार संबोधित किया था। उन्होंने समुद्री संसाधनों के समुचित उपयोग, जैव विविधता की सुरक्षा और तटीय आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए मरीन स्पैटियल प्लानिंग को एक विज्ञान आधारित ढांचा बताया। हाल ही में लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी भारत के राष्ट्रपति के एड डी कैंप के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। बता दें कि राष्ट्रपति के AD कैंप का पद अत्यधिक सम्मानजनक और जिम्मेदारी पूर्ण होता है। ये राष्ट्रपति के सबसे करीबी सैन्य सहायक होते हैं। यह राष्ट्रपति के सभी समारोहों और कार्यक्रमों में उनके साथ मौजूद होते हैं। साथ ही तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के तौर पर राष्ट्रपति की मदद के लिए भी काम करते हैं। राष्ट्रपति को आमतौर पर 5 ADC मिलते हैं, जिसमें सेना से 3, बाकी एक नौसेना और वायुसेना से शामिल होते हैं।
हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 मनाया गया। यह दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है। इस साल यह दिवस प्रगति स्पष्ट है, लेकिन अभी और काम करना है, आइए अपने प्रयासों को तेज करें के थीम पर आधारित है। यह विषय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए हमारे वैश्विक प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता पर जोर देता है। इस दिन की शुरुआत बाल श्रम को समाप्त करने की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए की गई थी। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने पहली बार 12 जून 2002 को जिनेवा स्थित अपने मुख्यालय से विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को उनके शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि भगवान बिरसा मुंडा एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनका जन्म झारखंड में 15 नवंबर 1875 को हुआ था और उनका संबंध मुंडा जनजाति से था। उन्हें धरती आबा या धरती के पिता के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश शासन और उनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मुंडा विद्रोह की शुरुआत की थी, जिसे उलगुलान या महान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में दक्षिण कश्मीर में यूरेशियन उदबिलाव की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई। बता दें कि यूरेशियन उदबिलाव एक अर्धजलीय स्तनधारी जीव है, जो यूरेशिया और अफ्रीका के मागरेब क्षेत्र में पाया जाता है। इसे आमतौर पर 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका में देखा जा सकता है। भारत में यह उत्तर, पूर्वोत्तर और दक्षिणी भारत में पाया जाता है। इसका शरीर पतला और लचीला होता है। भूरे रंग की चिकनी फर, मोटी पूंछ और छोटे पैर होते हैं। ये जलीय जीवन शैली के लिए भी अनुकूल होते हैं। इसे IUCN के तहत नियर थ्रेटेंड श्रेणी में संरक्षण प्राप्त है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।